पिछले जन्म की दुश्मनी इस जन्म की तकदीर बन गई। गुचांगे, जो एक समय सबका भय था, अब अमर अकादमी की सबसे रहस्यमयी शक्ति बन चुका है। वहीं जी यांग अपने अपमान का बदला लेने की कसम खा चुका है। कौन जीतेगा इस अमर संघर्ष में, भाग्य या बदला? इस एपिसोड में शुरू होती है ट्रू इमॉर्टल अकेडमी की प्रवेश परीक्षा, जहां हर एक योद्धा अपनी सीमाओं से परे जाने को तैयार है। नए चेहरों की एंट्री, रहस्यमयी खजाने और किस्मत की अजीब चालें। ये कहानी आपको आखिर तक बांध कर रखेगी। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतरीन कहानियां लाने की ताकत देता है। छोटे भाई, शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो। उसी वक्त किन वुया एकदम से प्रकट हुआ और जी यांग राजा के पास आ गया। उसे पूरी बात समझ में आ चुकी थी। जी यांग का चेहरा म्लान था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। उसकी नजरें बस गुचांगे पर थीं, कहीं वो फिर हमला ना कर दे। बड़े भाई, जी यांग ने दांत भींचे, उसकी मुट्ठियां कस गईं। वो अंदर से बहुत घुट रहा था। सबके सामने गुचांगे ने उसका अपमान किया था, यहां तक कह दिया था कि वो खुद अपने हाथों से उसे खत्म कर देगा। लेकिन वो कुछ नहीं कर सका, क्योंकि अगर उसने जवाब दिया तो गुचांगे का गुस्सा उस पर टूट पड़ता। जब से वो पर्पल मैंशन का उत्तराधिकारी बना था, ऐसा अपमान उसने कभी नहीं झेला था। गुचांगे, थोड़ा रहम करो। जी यांग ने पहले ही काफी सजा भुगत ली है, अब ये मामला यहीं खत्म कर दो, किन वुया ने कहा। उसकी आवाज भारी थी। उसे लगा कि ये बात समझाने से सुलझ सकती है। गुचांगे बस चाहता था कि जी यांग उसकी चचेरी बहन के करीब न जाए, क्योंकि उसे शक था कि जी यांग के इरादे साफ नहीं हैं। लेकिन गुचांगे को उनकी असली पहचान के बारे में कुछ पता नहीं था। असल में ये सब एक गलतफहमी थी। अगर बात साफ कर दी जाए तो मामला खत्म हो सकता था। मगर गुचांगे ने ठंडे चेहरे से बीच में ही बात काट दी। तू आखिर है कौन? मुझे सिखाएगा कि क्या करना है? 300 साल की साधना करने वाला किन वुया भी अब गुस्सा रोक नहीं पाया। ये कितना घमंडी है! क्या इंसान ऐसे बात करता है? बाकी शिष्य और बुजुर्ग भी हैरान थे। जी यांग राजा और किन वुया तो पहले कभी मिले भी नहीं थे, फिर इनके बीच इतनी पहचान क्यों लग रही थी? जी यांग ने सबके बदलते चेहरे देखे और दांत भींचकर बोला, बड़े भाई किन, आपकी मदद मैं जरूर याद रखूंगा। आज का ये उपकार मैं जरूर चुकाऊंगा। इतना कहकर उसने अपने चारों तरफ की बैंगनी ऊर्जा समेटी और बिना रुके वहां से चला गया। आज के बाद जी यांग राजा का नाम सच्चे अमर अकादमी में हंसी का विषय बन जाएगा। ये अपमान वो कभी नहीं भूलेगा। किन वुया ने भौहें सिकोड़ लीं। वो समझ गया कि जी यांग क्या कहना चाहता है। उसकी असली पहचान किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। उसने गुचांगे की ओर ठंडी नजर डाली। आज की ये बात वो अपने दिल में दर्ज कर चुका था। समय आने पर गुचांगे को इसका पूरा हिसाब देगा। ऊपर से उसका स्तर भले ही स्वर्गीय देवता का लगता था, पर असली शक्ति उसके भीतर छिपी थी। वो भी अर्ध परमात्मा के बराबर था। उसने भीड़ के सामने कुछ नहीं कहा और गायब हो गया। लगता है कि ये जी यांग राजा और वो रहस्यमयी व्यक्ति जो पत्थर से बाहर आया था, दोनों एक दूसरे को जानते हैं। आज की ये घटना शायद दोनों और गुचांगे के बीच टकराव की शुरुआत है। सब बुजुर्ग और शिष्य एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब गुचांगे की ताकत सबके दिलों में गहराई तक बैठ चुकी थी। कहते हैं आसमान पर हाथ रखने वाला, अब ये कोई कहावत नहीं रही, हकीकत बन गई थी। कोई भी युवा योद्धा उसके सामने टिक नहीं पाता था। आज के बाद शायद पूरी अमर अकादमी को गुचांगे का सम्मान करना पड़ेगा। ये सोच सब बुजुर्गों के मन में थी। लेकिन मो लाओ का चेहरा कुछ अलग था। उसे उस रात की बात याद आई जब इतना प्रतिभाशाली युवक एक स्त्री के हाथों हार गया था। उसे हैरानी हुई कि सू चिंगी कितनी चतुर और खतरनाक थी। वो वाकई दानवी कलाओं की सच्ची उत्तराधिकारी थी। गुचांगे ने चारों तरफ नजर डाली और हल्की मुस्कान दी। आज की बात से आप सबको थोड़ी हंसी तो आई होगी। उसका चेहरा एकदम शांत था, जैसे वो निर्दयी इंसान कुछ पल पहले वही न हो। उसके इस बदलाव से कई युवा शर्मिंदा हो गए। उन्होंने जल्दी से हाथ हिलाकर कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। गुचांगे मुस्कुराया। उसकी नज़र भीड़ में छिपी गुशान एयर पर पड़ी और वो अपने साथियों के साथ वहां से चला गया। ये आदमी अब थोड़ा सुकून दे गया। बस अफसोस ये है कि मैं खुद उसे नहीं हरा पाई। अब शायद कोई मुझे परेशान नहीं करेगा,
मैं चैन से साधना कर पाऊंगी। गु शानैर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वो भीड़ से चुपचाप निकल गई। उसे नहीं पता था कि गु चांगे ने उसकी आखिरी नज़र देखी या नहीं, पर उसने आज जो किया उससे उसे लगा कि उसका वो दुस्साहस बेकार नहीं गया। वो अब भी कुछ इंसानियत रखता है। उसे पता था कि वो सताई जा रही थी, इसलिए उसने बदला लिया। गु चांगे भी खुश था, क्योंकि गु शान एर के लिए न्याय के बहाने उसने जियांग राजा को हराया और अपने भाई किन वुया से भी भाग्य अंक हासिल कर लिए। असल में ये सब भाग्यवान लोगों के आपसी संबंध से जुड़ा था। किन वुया के भाग्य अंक कुछ हद तक जियांग से जुड़े थे, क्योंकि पिछले जन्म में वो उसका बड़ा भाई था और उसने सबके सामने जियांग को हराया, जिससे उसके दाव हृदय पर गहरा आघात हुआ। और यही तो दानव बीज बोने की पहली शर्त थी, दाव हृदय को तोड़ना। गु चांगे ने सीधे उसे नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ऐसा करने से उसकी असली पहचान खुल सकती थी। इसलिए उसने चालाकी से काला पानी घोल दिया, मतलब उसने माहौल उसके खिलाफ कर दिया। महल लौटकर सबको विदा करने के बाद गुचांगे ने अपनी हथेली में दाव फल निकाला। सुनहरी रोशनी उसकी हथेली में चमक रही थी, मानो कोई रहस्यमयी पेड़ वहां उगाया हो जिस पर जगमगाते फल लगे हों। एक फल से बैंगनी रोशनी झर रही थी। वो मुस्कुराया। होंगमेंग की ये नकल की हुई शक्ति भले ही अधूरी है, पर असली जैसी दिखाने के लिए काफी है। उसने पहले ही लड़ाई के दौरान थोड़ी सी ऊर्जा चुरा ली थी और अब उसने उसे अपने दाव फल से पोषित किया था। हालांकि वो असली शक्ति के बराबर नहीं थी, लेकिन उसका असर अविश्वसनीय था। पार्ट 2। पिछले जन्म में भी, चाहे उसकी छोटी बहन उस पर ध्यान न देती हो, लेकिन इतनी नफरत कभी नहीं दिखाती थी। अब तो वो अपनी नफरत छुपाने की भी कोशिश नहीं कर रही थी। उल्टा गु शान एर अब गु चांगे पर भरोसा करने लगी थी, जिसे वो कभी अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी। जियांग के लिए ये सब एक छुरी की तरह था जो सीधे दिल में उतर गई थी। छोटे भाई, किन वुया ने धीरे से कहा, चिंता मत करो। पिछले कुछ दिनों से मैं प्राचीन ग्रंथों में खोज कर रहा था। मुझे एक जगह का जिक्र मिला, पुनर्जन्म झील, रीइंकार्नेशन लेक। वो झील लोगों को उनके पिछले जन्म की याद दिला सकती है। इन दिनों अपना ख्याल रखना, वो आगे बोला। गुचांगे से फिर टकराव मत करना। मैं उस झील तक जाऊंगा और ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में लौट आऊंगा। जियांग कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है बड़े भाई, जैसा आप कहें। हालांकि उसके पर्पल मैंशन के बुजुर्ग भी ट्रू इमॉर्टल अकादमी में थे, लेकिन वे किसी भी झगड़े में तब तक नहीं पड़ते जब तक मामला जीवन मृत्यु का न हो। वैसे भी गु चांगे के पीछे प्राचीन अमर गु परिवार खड़ा था। कोई भी खुलकर उसके खिलाफ नहीं जा सकता था। अगर उसने दोबारा गु चांगे से भिड़ने की कोशिश की तो शायद फिर से उसी तरह अपमानित होना पड़े। ये सोचकर उसका दिल जल उठा, पर वो कुछ नहीं कर सका। एक जमाना था जब वो ऊपर लोक के तमाम युवा योद्धाओं में सबसे आगे था, कभी हार नहीं मानता था। पर गु चांगे के सामने वो बिल्कुल बेबस था। बस मेरा अमर दाव नेत्र, इमॉर्टल डाव हेवनली आई का प्रहार ठीक हो जाए और मेरी साधना एक स्तर ऊपर पहुंच जाए, तो मैं आज का ये अपमान जरूर मिटाऊंगा। जियांग ने मन में कसम खाई। प्रवेश परीक्षा का दिन। कुछ समय बाद ट्रू इमॉर्टल अकादमी की प्रवेश परीक्षा का दिन आ गया। एक विशाल चौक में भीड़ उमड़ पड़ी थी। चारों ओर हलचल, ऊर्जा और दिव्यता का माहौल था। आसमान में अराजक ऊर्जा, केओटिक एनर्जी तैर रही थी। वहां प्राचीन महल खड़े थे, भव्य और रहस्यमय। कई जगहों से दिव्य प्रकाश उतर रहा था और अनेकों अमर पर्वतों से रथों पर सवार प्रतिभाशाली योद्धा उतर रहे थे। उनके रथों और पशु सवारियों से आसमान ढक गया था। दूर से भी उनकी रक्त रेखा की महिमा महसूस की जा सकती थी। हर कोई इस परीक्षा को बहुत गंभीरता से ले रहा था। नीचे जमीन पर चारों ओर पर्वत खड़े थे। नीले हरे बादल, घूमती रोशनियां, चमकती हवाएं, पूरा दृश्य अलौकिक लग रहा था। उन पर्वतों पर कई प्रसिद्ध प्रतिभाशाली योद्धा मौजूद थे। प्राचीन अमर वांग परिवार के वांग वुशुआंग, वर्मिलियन बर्ड क्लैन की चीलिंग, प्राचीन ये परिवार के ये लॉन्गटियन और ये लियूली। भीड़ में चर्चाएं हो रही थीं। सुना है इस बार की परीक्षा बहुत खास है, कुछ अजीब चीजें शामिल हैं। हाँ,
स्वर्गीय विनाश हेवनली एक्सटिंक्शन फिर से शुरू हो गया है और इस बार उनमें बुद्धिमत्ता वाले प्राणी भी दिखे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कुछ बुजुर्गों का कहना है कि इस बार हेवनली एक्सटिंक्शन एम्परर भी जन्म ले सकता है और शायद उससे भी ऊपर का कोई अस्तित्व। महल के अंदर कई वरिष्ठ बुजुर्ग गंभीर चेहरों के साथ चर्चा कर रहे थे, क्योंकि ये परीक्षा किसी सामान्य प्रतियोगिता जैसी नहीं थी। इसमें जोखिम और कठिनाई दोनों थीं। उन्हें 5 टीमों में बांट देते हैं। हर टीम में 2-2 उम्मीदवार होंगे, फिर उनके साथ बाकी शिष्य जोड़े जाएंगे। सबने सिर हिलाया, पर उनके चेहरों पर बेचैनी थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि इस बार कुछ अलग होने वाला है। कई स्थान खतरनाक थे और हानि बहुत बड़ी हो सकती थी। तभी ऊपर से तेज दिव्य प्रकाश गिरा और गु चांगे अपने अनुयायियों के साथ मंच पर प्रकट हुआ। उसके आते ही पास खड़े प्रतिभाशाली शिष्यों के चेहरे बदल गए। सब एक तरफ हट गए, कोई भी उसके रास्ते में आने की हिम्मत नहीं कर सका। नमस्ते युवा स्वामी चांगे। आगे खड़ी एक सफेद पोशाक में सुंदर लड़की थोड़ी घबराई हुई बोली। उसके साथ उसका भाई छिंगफेंग भी था। जब उसने गु चांगे को अपनी तरफ आते देखा तो उसका चेहरा लाल हो गया, आवाज कांपने लगी। युवा स्वामी, आपको मेरा नाम याद है? गु चांगे मुस्कुराया। तुम्हारा नाम छिंगशाओ यी है ना? काफी वक्त हो गया, कैसी हो अब? वो हड़बड़ा गई। आपने मेरा नाम याद रखा? मैं अब ठीक हूं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने महान व्यक्ति को उसका नाम याद हो सकता है। उसका भाई छिंगफेंग तुरंत झुक गया। नमस्ते युवा स्वामी चांगे। गु चांगे ने सिर हिलाया। लगता है तुम दोनों की साधना में अच्छी प्रगति हुई है। छिंगफेंग हंसते हुए बोला, सब मेरी बहन की वजह से है, वरना मुझे तो ऐसा मौका कभी नहीं मिलता। गु चांगे मुस्कुराया। हर किसी का भाग्य अलग होता है। फिर वो आगे बढ़ गया, पर उसके मन में एक विचार चमका। इस छिंगफेंग के अंदर तो बहुत बदलाव है, शायद उसे कोई खजाना मिला है। उसका चेहरा शांत रहा, पर मन में योजनाएं बनने लगीं। पीछे छिंगशाओ ये खुश होकर बोली, भैया देखा, युवा स्वामी चांगे को मेरा नाम याद है। छिंगफेंग ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, सुना मैंने। अब जोर से मत बोलो, तुम अब बुजुर्गों की प्रिय शिष्या हो, थोड़ा ध्यान रखा करो। वो जानता था कि उसकी बहन गु चांगे के प्रति बहुत प्रभावित थी, लेकिन उसके मन में चिंता थी। अगर वो ऐसे ही चलती रही तो एक दिन उसे चोट जरूर पहुंचेगी। टीमों का गठन। थोड़ी देर बाद सभी प्रतिभाशाली योद्धा इकट्ठा हो गए, यहां तक कि जियांग भी मौजूद था। और पहली बार सबने उस रहस्यमयी 6 बार के विजेता को देखा। उसका चेहरा धुंधला था, शरीर मध्यम कद का, सादा ग्रे कपड़ों में, पर उसकी उपस्थिति इतनी गहरी थी मानो वो इस दुनिया से अलग हो। वहां मौजूद सभी महान प्रतिभाएं थीं, जिन चान, प्रिंस शेंग, हेवनली फिनिक्स मेडन, वांग जिजी, जियांग चूचू, गु शान एर और पीएलएस इमॉर्टल डायनेस्टी की राजकुमारी युए मिंगकोंग। पूरी पीढ़ी के सबसे चमकदार सितारे एक साथ इकट्ठा थे। कई युवा धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे, सुना है इस बार टीम लॉटरी से बनेगी, कितना अच्छा होगा अगर कोई गु चांगे की टीम में आ जाए। शायद उसकी मंगेतर राजकुमारी मिंगकोंग को वही टीम मिले। जरूरी नहीं, ये तो किस्मत का खेल है। फिर एक बुजुर्ग मंच पर आया और बोला, सभी उम्मीदवार अब लॉटरी निकालें। टीम बन जाने के बाद मैं परीक्षा के नियम समझाऊंगा। हवा में एक पत्थर का डिब्बा प्रकट हुआ, ऐसा कि कोई भी दैवी दृष्टि उसे भेद नहीं सकती थी। धोखाधड़ी की कोई गुंजाइश नहीं थी। सबने बारी बारी से पर्चियां निकालीं। गु चांगे ने अपनी जेड छड़ी पर लिखा देखा, उम्मीदवार नंबर 1। उसने सिर उठाकर सामने देखा। वहीं जियांग चूचू खड़ी थी, जिसके हाथ में भी वही नंबर था। उनकी नजरें टकराईं। वो हैरान थीं और गु चांगे ने हल्की मुस्कान दी। मन में सोचा, ये किस्मत भी कभी कभी जरूरत से ज्यादा मजाक करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे चैनल के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है।